हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग मेरे साथ करने वाले हैं 19 अप्रैल के करंट अफेयर्स। किन्हीं वजहों से मैम आपके लिए अवेलेबल नहीं हो पाई हैं आज, तो इसलिए आप मेरे साथ करने वाले हैं। और जैसा कि डेली का अभ्यास प्रश्न आपको दिया जाता है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों के लिए रखा है। ये है कि हाल ही में किसने भारत में भारत पढ़े ऑनलाइन मुहिम की शुरुआत की है। आपके ऑप्शंस हैं रेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री या फिर राज्य के मुख्यमंत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और चलिए अब शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने नियर बाय स्पॉट लॉन्च किया है। तो देखिए, लॉन्च तो किया है गूगल ने, ठीक है। नियर बाय स्पॉट किस लिए लॉन्च किया गया है? इसलिए लॉन्च किया गया है क्योंकि लॉकडाउन के चलते हम सभी ये जानते हैं कि सभी दुकानें नहीं खुली हुई हैं। तो ऐसे में जो भी पास के स्थानीय स्टोर हैं, दुकानें हैं या फिर किराने का सामान ढूंढने के लिए हमें यहाँ वहाँ ना जाना पड़े, हम गूगल के इस नियर बाय स्पॉट के ज़रिए पता लगा सकते हैं कि हमारे आसपास कि कौन से स्टोर खुले हुए हैं। और गूगल ने इसे गूगल पे के तहत लॉन्च किया है। बात करें अगर गूगल की, तो ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, तो ज़्यादा पुरानी नहीं है, रिसेंट की ही लॉन्च की हुई ये कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो यूएसए में है, कैलिफोर्निया में। और सीईओ इस समय है सुंदर पिचाई। आप सभी ने कभी ना कभी इन्हें ज़रूर न्यूज़ में देखा होगा। फिर अमेज़न की बात कर लेते हैं, बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो अमेज़न ये भी एक अमेरिकन कंपनी ही है। इसकी शुरुआत हुई थी 1994 में, ठीक है। गूगल 1998, अमेज़न 1994, ज़्यादा फ़र्क नहीं है दोनों की शुरुआत में। अगर बात करें अमेज़न के फाउंडर की, तो जेफ बेजोस, और यही इस समय इसके सीईओ भी हैं। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूएसए में ही है, लेकिन गूगल का था कैलिफोर्निया में और अमेज़न का है वॉशिंगटन में। फिर बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो ये भी एक अमेरिकन कंपनी है, यूएसए की ही कंपनी है, लेकिन इसकी शुरुआत काफ़ी पहले हो गई थी। 1975 में इसकी शुरुआत हो गई थी, इसकी स्थापना हो गई थी। फाउंडर्स इसके हैं बिल गेट्स और पॉल एलन, और हेडक्वार्टर इसका भी वॉशिंगटन में ही है। अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट दोनों का हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन में ही है। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्य नडेला। और फिर आते हैं हमारे लास्ट ऑप्शन पर, जो कि है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट इंडियन ई कॉमर्स कंपनी है और बहुत नई है ये। इन चारों में 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसके फाउंडर्स कौन कौन हैं? तो सचिन बंसल और बिनी बंसल, ये दोनों फाउंडर्स हैं। और इस समय सीईओ हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। वापस एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को। नियर बाय स्पॉट ये लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में की 0.25% की कटौती के साथ ही लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। तो यहाँ से दो चीज़ें आपको पता चल रही हैं। एक तो है कि 0.25% की कटौती की है रिवर्स रेपो रेट में। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? आई होप आप सभी जानते ही होंगे। रिवर्स रेपो रेट होता है कि सेंट्रल बैंक जो कि है हमारा आरबीआई के पास जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, वो सभी जो राशि रखते हैं, रिज़र्व करके रखते हैं, जमा करके रखते हैं, उन पर जो आरबीआई उन्हें इंटरेस्ट देता है, उसे कहा जाता है रिवर्स रेपो रेट। तो उसमें 0.25% की कटौती की है। उसके साथ ही लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए 50,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। और ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि आरबीआई जब ये 50,000 करोड़ रुपए का 50,000 करोड़ रुपए देगी बाकी बैंक्स को, तो बैंक लोगों को उधार ज़्यादा दे सकते हैं। और जब बैंक उधार देंगे तभी लोगों के पास पैसा जाएगा और फिर लिक्विडिटी मैनेजमेंट इस तरह से होगी। लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी यानी कि तरलता, मतलब कि हम आसानी से जब एक्सचेंज कर सकें, हमें पैसे की ज़रूरत है और कोई ऐसी चीज़ जो बहुत क्विकली पैसों में चेंज हो सके। जैसे कि अगर हम बात करें प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी ऐसी चीज़ है कि हम तुरंत उसको बेच के पैसा नहीं ले सकते, ठीक है। तो लिक्विडिटी में वो चीज़ें आएंगी जो तुरंत ही तरलता का काम करें, तुरंत ही पैसे उपलब्ध कराएं। और लिक्विडिटी मैनेजमेंट का काम होता है बैंक्स का और मेनली आरबीआई का। तो उसी को करने के लिए आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए बाकी बैंक्स को देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है। तो ये जारी किया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। क्यों किया गया है? अभी हमें पता है कोरोना वायरस कोविड-19 का जो चल रहा है अभी, उसी को लेकर जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं
या जो भी वेबसाइट या जो भी लॉन्च किया जा रहा है उसी को लेकर, तो उसी के लिए भी किया गया विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। और सर्वे ऑफ इंडिया के तहत, सर्वे ऑफ इंडिया के सहयोग से विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसको जारी किया है। अभी बात करें मंत्री कौन है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। और न सिर्फ इसके बल्कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इनके भी मंत्री अभी फ़िलहाल डॉक्टर हर्षवर्धन ही हैं। और बाकी ऑप्शंस जो हैं कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, तो इनके मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं भूपेंद्र ठाकुर। और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं इस समय थावरचंद गहलोत। और मैंने एक शब्द का यूज़ किया था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सर्वे ऑफ इंडिया ने मिलकर सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है। तो सर्वे ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1767 में, ठीक है, आज़ादी से बहुत पहले की बॉडी है ये। और इसका हेड क्वार्टर भी याद रखिएगा, इसका हेड क्वार्टर है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देहरादून में इसका हेड क्वार्टर है। और इस समय सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया है लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कुमार, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 नमूनों का पूल परीक्षण शुरू करने वाला पहला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो किसने पूल परीक्षण शुरू किया है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने अनुमति दी है यूपी को कि ये पूल परीक्षण शुरू कर सकता है। यूपी ने क्यों शुरुआत की है? क्योंकि यूपी में बहुत ज़्यादा 500 प्लस मामले देखने को मिले हैं यूपी में, तो इसीलिए पूल परीक्षण की शुरुआत की गई। पूल परीक्षण होता क्या है? इसे एक तरह से समूह परीक्षण भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि कई सारे टेस्ट किए जाते हैं और उनको मिक्सअप कर दिया जाता है, फिर इंस्टेंट उठाए जाते हैं टेस्ट। और अगर 10 टेस्ट ऐसे हैं जो नेगेटिव पाए गए हैं, तो ये माना जाता है कि जितने भी टेस्ट किए गए हैं मोस्टली उनमें नेगेटिव ही हैं सारे। और अगर ऐसा होता है कि पॉजिटिव टेस्ट पाए गए हैं, मतलब ये जो 10 टेस्ट उठाए जाते हैं उनमें अगर कोई पॉजिटिव, ज़्यादातर पॉजिटिव पाए जाते हैं, तो फिर व्यक्तिगत परीक्षण किया जाता है। तो इससे क्या होता है, आसानी से और जल्दी से टेस्ट हो जाता है। कई सारे लोगों का एक साथ टेस्ट संभव हो पाता है। अब बात कर लें ICMR की, हमने बात की थी। तो ICMR की स्थापना हुई थी 1911 में। और ICMR जो नाम था इसका, वो पहले नहीं था, IRFA के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। बाद में ICMR 1949 में ICMR इसका नाम पड़ा। हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है और इस समय सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर बलराम भार्गव, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा ऐप 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज़ ऐप बन गया है? तो ये ऐप है आरोग्य सेतु। आई होप आप सभी के मोबाइल फ़ोन में ये ज़रूर होगा। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसके लिए बहुत बार बोल चुके हैं कि ये ऐप डाउनलोड करने के लिए। ये जो है दुनिया का सबसे तेज़ ऐप बन गया है, क्योंकि केवल 13 दिनों में ये 5 करोड़ डाउनलोड्स तक पहुंच गया है। बाकी ऑप्शंस देखें तो ये भी बहुत फेमस है ये ऐप्स भी। जैसे कि बात करें अगर फेसबुक की, तो फेसबुक की शुरुआत हुई थी 2004 में, बहुत पुराना नहीं है, बहुत ही नया ऐप है ये। और लगभग सभी लोग इसको यूज़ कर ही रहे होते हैं। इसकी हेडक्वार्टर की बात करें तो कैलिफोर्निया में है इसका हेडक्वार्टर। और CEO और चेयरमैन इस समय है मार्क जुकरबर्ग। और अभी फ़िलहाल मैं इसके डाउनलोड्स देख रही थी, चेक कर रही थी, तो 5 बिलियन प्लस डाउनलोड्स उसमें मुझे देखने को मिले थे। लेकिन क्योंकि बात हो रही है दुनिया का सबसे तेज़ ऐप जो बताया जा रहा है 5 करोड़ 13 दिनों के अंदर हुए हैं, तो फेसबुक के स्टार्टिंग में कितने डाउनलोड्स थे ये हम नहीं पता कर सकते अभी। फ़िलहाल के लिए 5 बिलियन प्लस थे, ठीक है। और गूगल की बात करें तो उसकी बात हम स्टार्टिंग में कर ही चुके हैं। टिकटॉक पर आए तो ये तो बहुत ही रिसेंट है, 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। और जो वर्ल्ड वाइड ये हुआ 2018 में हुआ, जब म्यूज़िकल लाई, इससे पहले म्यूज़िकल लाई एक ऐप होती थी, तो इसके साथ मर्ज कर दिया गया 2018 में। और इसके बाद ये वर्ल्ड वाइड हो गई है ऐप। हम सभी जानते हैं चाइनीज़ ऐप है ये। और इसके डाउनलोड्स भी अभी फ़िलहाल 1 बिलियन प्लस के करीब हैं। स्टार्टिंग में कितने थे इसमें भी हम नहीं बोल सकते हैं। तो आरोग्य सेतु ये दुनिया का सबसे तेज़ ऐप बन गया है, जिसने 13 दिनों में ही 5 करोड़ डाउनलोड्स इसके हो चुके हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 वायरस का जीनोम की खोज की है? तो आप यहाँ ये देखकर समझ ही गए होंगे ये राज्य कौन सा है। ये है गुजरात। और गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने इसकी खोज की है। और ये जीनोम की खोज होने के बाद फ़ायदा ये सबसे बड़ा होने वाला है कि इसकी वैक्सीन बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। गुजरात की बात करें तो CM विजय रूपानी है, गवर्नर आचार्य देवव्रत। आप अक्सर ये सब याद करते ही रहते हैं।
और गुजरात के पॉलिटिकल सिस्टम की बात अगर करें तो यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल यानी कि यहाँ सिर्फ विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है। हम जो पॉलिटी की सीरीज़ कर रहे हैं उसमें हमने पूरा अच्छे से देखा था। तो गुजरात यूनिकैमरल है। 182 सीट्स हैं यहाँ पर। राज्यसभा की सीट्स यहाँ से 11 हैं और लोकसभा की 26 सीट्स। ठीक है, लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ से ही कर्क रेखा भी निकलती है, मैंने थोड़ा नीचे बता दी, हल्की सी ऊपर ऐसे होकर जाती है। तो अभी आप ये बताइए, गुजरात तो आता ही है जो कर्क रेखा पर पड़ता है। गुजरात के साथ में और कितने स्टेट्स हैं जो कर्क रेखा जिनसे होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोमुरा की अर्थशास्त्री सोनल वर्मा के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था कितने वर्ष में पहली बार पूरे वर्ष कमज़ोर रहेगी। तो सोनल वर्मा जो अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था 40 वर्षों में पहली बार ऐसा होगा जब पूरे वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था कमज़ोर रहने वाली है। अगर अब बात करें नोमुरा की, तो नोमुरा एक जापानीज़ फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर है टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो। इस कंपनी की स्थापना हुई थी 1925 में और इसी कंपनी की अर्थशास्त्री सोनल वर्मा, इन्होंने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 40 वर्षों में पहली बार ऐसा होगा जब पूरे वर्ष कमज़ोर रहने वाली है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लॉकडाउन है, कुछ काम नहीं चल रहा है, और बल्कि ऐसा होने वाला है कि लॉकडाउन जो बढ़ गया है ना 3 मई तक, इसमें उत्पादन में डायरेक्ट 8% से ज़्यादा की गिरावट आने वाली है। तो इसीलिए बहुत कमज़ोर हो जाएगी अर्थव्यवस्था, और न सिर्फ भारत की बल्कि पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर ही बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के मुताबिक किस महाद्वीप पर इस वर्ष वृद्धि दर 0 रह सकती है, यानी कि वृद्धि दर कुछ होगी ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो। तो ये एशिया, आप यहाँ मैप देख सकते हैं, एशिया का मैप यहाँ पर मैंने, देखिए एशिया की सैर कर लीजिए। लॉकडाउन में हम पूरा एशिया घूम रहे हैं, जिसमें भारत भी है, रशिया भी है, चाइना भी है, ये पाकिस्तान हमारा प्यारा। अब ये देखिए सिर्फ जोक है, तो इसमें आप ये मत कहिएगा कि पाकिस्तान को आपने प्यारा कैसे बोला। ठीक है, तो एशिया में कंट्रीज़, अब एक और क्वेश्चन आप लोग बताइए कि एशिया में टोटल कंट्रीज़ कितनी हैं। अभी एक सवाल ये उठता है कि ये सिर्फ एशिया में ही ऐसा क्यों, बाकी भी तो कॉन्टिनेंट है, यूरोप भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, अंटार्कटिका में तो खैर कोई रहता ही नहीं है, तो इसका सवाल ही नहीं उठता। तो बाकी भी तो हैं हमारे कॉन्टिनेंट्स, तो सिर्फ एशिया में ऐसा क्यों कहा गया कि वृद्धि दर 0 रहने वाली है। असर सब पर पड़ेगा, लेकिन एशिया में इसलिए क्योंकि यहाँ की जनसंख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। आप चाइना और इंडिया को ही ले लीजिए, विश्व के सबसे बड़े जनसंख्या वाले जो देश हैं एशिया में ही हैं, बाकी भी, और साथ ही में पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत है, गरीबी भूखमरी जैसी प्रॉब्लम्स पहले से ही हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ने वाली है लोगों के लिए, और बाकी असर तो पूरे विश्व पर ही पड़ेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस बैंक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चीज़ और, हमने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष देखा था, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। तो IMF की बात करें, इसकी शुरुआत हुई थी 1945 में। ठीक है, स्थापना जो हुई थी, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। ज़्यादातर चीज़ें जो बड़े बड़े संगठन हैं, संस्थाएं हैं, इनके हेडक्वार्टर्स USA में ही देखने को मिलेंगे, और वाशिंगटन DC में तो बहुत ज़्यादा। तो इसका भी वाशिंगटन DC में है। मेंबर इसकी कंट्रीज़ कितनी है, 189 टोटल कंट्रीज़ है जो इसकी मेंबर है इस समय। और MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, और चीफ़ इकोनॉमिस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने बहुत नाम इनका सुना होगा जब ये बनी थी। चीफ़ इकोनॉमिस्ट इस समय है गीता गोपीनाथ, जो कि भारतीय मूल की हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ATM लेन देन पर लगने वाला सेवा शुल्क माफ़ किया है। तो ये किया गया SBI के द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके द्वारा ATM लेन देन पर जो भी शुल्क लगता है उसे माफ़ कर दिया गया है फ़िलहाल के लिए। अब SBI की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। एक मैं करेक्शन यहाँ पर करना चाहूँगी, लास्ट वीडियो जो हमने की थी वीकली करंट अफेयर्स की, अब आपको कल फिर से मिलने वाली है। वो जो लास्ट हमने की थी उसमें मैंने SBI की स्थापना 2005, मतलब स्थापना नहीं, मैंने बताया था SBI का जो नामकरण हुआ था एज SBI, वो 2005 में हुआ था। तो ये गलती से हो गया था, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। 2005 में क्या हुआ था कि 5 बैंक्स को SBI में मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे आप लोगों ने, कई लोगों ने उसको करेक्ट कर दिया था वहीं पर। तो इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, और इस समय अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। इसके अलावा देखिए यहाँ पर PNB बैंक की भी बात की गई है, ऑप्शन में है। PNB बैंक की बात करें तो 1894 में इसकी शुरुआत हुई थी, तो काफ़ी पहले शुरुआत हुई थी, काफ़ी पुराना बैंक है ये। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और फाउंडर कौन कौन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने लायक है। दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय, ये दोनों इसके फाउंडर्स रहे हैं, और चेयरमैन इस समय है सुनील मेहता।
और इसके अलावा MD और CEO वो हैं SS मल्लिकार्जुन राव। और ये जो HDFC की बात यहाँ पर की गई है, HDFC के बारे में देख लें तो 1994 नया ही है और ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर है, ये इसके बारे में याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किसे WWF इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये शतरंज के खिलाड़ी वर्ल्ड फेमस विश्वनाथन आनंद, इन्हें एम्बेसडर नियुक्त किया गया है WWF इंडिया का। अब अगर बात कर लें WWF इंडिया की, तो WWF की ही ये इंडिया की शाखा है, ठीक है, ऑटोनॉमस बॉडी है जो भारत में काम करती है। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब आप लोग बोलेंगे कि WWF क्या है, ठीक है, तो WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में। चैरिटेबल ट्रस्ट है एक ये, जो नेचर के कंजर्वेशन के लिए फ़ंड इकट्ठा करती है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1961 में और WWF इंडिया 1969 में इसने काम करना शुरू किया था। और WWF की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड में। एक क्वेश्चन और आप लोगों के लिए, स्विट्ज़रलैंड की राजधानी क्या है ये बताइए कमेंट बॉक्स में। और जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सभी का आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। तो फिर मिलते हैं वीकली करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और जय हिंद।